नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं करंट अफेयर्स 24 जून के। तो फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है इसमें ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग के बारे में। तो जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द ब्लेंडिंग मोड ऑफ टीचिंग। इसका मतलब ये होता है, ये यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने ये अप्रूव किया है, ये प्रपोज किया है प्रपोजल की जो टीचिंग हो कहाँ पर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर। उसमें टीचिंग इस टाइप से हो कि 40% कोर्स है वो ऑनलाइन पढ़ाया जाए और 60% कोर्स को जो है वो ऑफलाइन पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से जो है दोनों मोड की जो टीचिंग साथ में पढ़ाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लेंडिंग लर्निंग। उसको बोलते हैं हम ब्लेंडेड लर्निंग, कि उसमें ऑनलाइन भी मोड है और उसमें ऑफलाइन भी मोड है। अब बात आती है कि इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा होता है कि एक तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एंगेजमेंट है वो बढ़ जाएगा। भाई अगर सपोज ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो उससे सिलेबस पूरा हो सकता है और बच्चे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं टीचर से। ठीक है, तो इससे जो बच्चों की एजुकेशन है वो सफ़र नहीं करेगी। दूसरी बात है कि लर्निंग आउटकम्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की वजह से ये क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स की का यूज़ करके हम जो है बच्चों को बता सकते हैं कोई भी चीज़, टफ चीज़ को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, और जो टीचिंग एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल भाई किसी, जैसे बताया मैंने कि अभी कोविड पेंडेमिक है तो उसमें क्लासेस मुश्किल हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है अगर ऑनलाइन क्लास का प्रोविज़न है कोर्स के अंदर, तो अपने अकॉर्डिंगली क्लास का टाइम फ्रेम करके बच्चों को बता के और क्लासेस को पूरा किया जा सकता है। उसमें क्या है कि जो है क्लास सफ़र नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें जो फ़ायदे हैं आप खुद सोच के भी लिख सकते हो और ऑप्शंस में मार्क कर सकते हो कि भाई अगर टीचिंग में दोनों मोड ही इंक्लूड किए जाएंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं आप इसको जान सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल है सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 6% लिमिट को क्रॉस कर गया। आपको पता है कि जो है जो गवर्नमेंट का जो टारगेट रहता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है, वो है कि जो है कि भाई 2% से 6% के बीच में हमारा जो है ये इन्फ्लेशन रहना चाहिए। 4% +2 या 4% -2 के बीच में इन्फ्लेशन कंट्री का रहना चाहिए। ठीक है ना। तो आरबीआई की भी जो कोशिश है वो ये रहती है कि जो वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करे, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, इसके अलावा जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, तो ये इस टाइप से फ्रेम की जाती हैं जिससे कि जो ये टारगेट है, इन्फ्लेशन का टारगेट है, वो अचीव रहे। ठीक है ना, वो अचीवेबल रहे। तो लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो है 6% का जो टारगेट था, अपर लिमिट जो थी 6% की, वो क्रॉस हो गई है। तो आखिर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले तो हमें जानना है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो हिंदी में बोलते हैं इन्फ्लेशन को महंगाई। ठीक है, अब ये महंगाई आती क्यों है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर भी और आम जनता के ऊपर भी। भाई महंगाई का मतलब होता है जैसे अब पेट्रोल के दाम इस समय 100 रुपये के पार हैं। ठीक है, अधिकतर स्टेट्स में। तो मतलब इससे क्या होगा भाई, पहले अगर हम जो है 1 लीटर पेट्रोल अगर 80 रुपये में परचेज़ कर रहे थे, अब वही हमें मिल रहा है हमें 105 रुपये में। तो मतलब 25 रुपये का लॉस हो गया ना हमें। 25 रुपये की जो परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी वो कम हो गई है। ठीक है, तो कंज्यूमर की जो डिमांड करने की क्षमता है वो रिड्यूस हो जाती है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आ रही है बात समझ में आपको। अब इसका इफेक्ट केवल डायरेक्टली नहीं दिखता, क्या दिखता है, इनडायरेक्टली भी दिखता है। फॉर एग्जांपल भाई पेट्रोल के दाम बढ़े अगर, ठीक है, तो सामान सपोज़ महाराष्ट्र से यूपी में आना है और वाया ट्रक आना है, तो पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए। अब सपोज़ पहले जो है वो सामान जो है 5,000 रुपये का किराया लगा के वो सामान, फॉर एग्जांपल प्याज है, वो प्याज 5,000 रुपये किराया लगा के एक ट्रक प्याज महाराष्ट्र से यूपी आ रही थी। अब वही जो है 8,000 रुपये देने पड़ रहे हैं ट्रक वाले को। तो वो 3,000 रुपये का गैप है वो कहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, वो प्याज के दाम में इंक्लूड होगा। इससे क्या होगा, प्याज के दाम बढ़ जाएंगे। पहले अगर हमें 20 रुपये किलो प्याज मिल रही थी, अब मिलेगी कितनी हमें, 25 रुपये किलो प्याज। तो 5 रुपये की महंगाई हो गई ना। महंगाई किस वजह से हुई, क्योंकि दाम पेट्रोल के बढ़े, इसलिए वो 5 रुपये के दाम प्याज के बढ़ गए हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये तो एक एग्जाम्पल छोटा सा है प्याज का। जितनी भी चीज़ें हैं सब डिपेंड होती हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है फ्रॉम वन, ये तो है नहीं कि किसी एक स्टेट में सारा रॉ मटेरियल मिलता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर जो है वाया रोड ट्रांसपोर्ट मूव होता है, वाया ट्रेन मूव होता है।
तो अगर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है उनके दाम बढ़ते हैं, उससे जो एंड प्रोडक्ट बन के आता है उसके दाम भी बढ़ते हैं। अब इन्फ्लेशन का फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा उसको होता है जो बोरोअर होते हैं, जो मतलब कि उधार लेते हैं, उनको फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन का, और जो उधार देते हैं उनको नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक वालों को नुकसान है अगर वो लोन दे रहे हैं, लेकिन जो लोन चुकाने वाले हैं उनको फ़ायदा होता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो है, जो भाई लोन देने वाले हैं उनको नुकसान है और जो लोन चुकाने वाले हैं उनको फ़ायदा है? ये इसलिए है कि भाई पहले क्या था, अगर महंगाई, पहले इन्फ्लेशन अगर 4% था, उन पर इंटरेस्ट रेट लग रहा है, सपोज़ लोन पर इंटरेस्ट रेट है 10% का, तो मतलब कि 6% का, 4% इन्फ्लेशन है, 10% का इंटरेस्ट रेट, 10% का इंटरेस्ट रेट लगा रखा है लोन के ऊपर, तो 6%, 10 - 4, 6% का जो बर्डन है किस पर है, वो बर्डन है बोरोवर के ऊपर, जो जिसने लोन लिया है बैंक से, और वो 6% का फ़ायदा है बैंक को। अब वहीं पर जो है इन्फ्लेशन हो जाए 6%, और लोन तो भाई उसका रेट तो 10% ही है, तो अब जो बोरोवर है उस पर कितना पड़ा बर्डन? केवल 4% का। ठीक है, लेकिन बैंक को फ़ायदा कितना हुआ? 4% का। पहले बैंक को फ़ायदा था 6% का, लेकिन अब वो घट के कितना हो गया? 4% हो गया। तो इससे इसका मतलब ये होता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो लैंडर होते हैं, जो उधार देते हैं, जो लोन देते हैं, उनको नुकसान होता है, और जो बोरो करते हैं मनी, उनको फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पर क्वेश्चन हर बार आते ही हैं घुमा घुमा के। तो अगर आपको टॉपिक का जो क्रक्स है वो अगर आपको मालूम है, तो आप इजीली इसके बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल में और क्या बात दी गई हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। The government, one of the biggest borrowers, stand to benefit as high inflation will lower the national debt load in relation to size of economy। मैंने बता दिया आपको कि जैसा कि गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ा बोरोवर होता है बैंक का। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन आता है, बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, जो डेट बर्डन है गवर्नमेंट का वो कम हो जाता है। अब अगर देखें तो यूनियन बजट ने 21-22 ने यह जूम किया था कि 14.4% ग्रोथ होगा नॉमिनल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है मालूम है आपको? रियल जीडीपी का मतलब होता है कि भाई एक बेस ईयर मान लिया है, उस बेस ईयर को देखते हुए कितना ग्रोथ रेट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ अ रियल जीडीपी, जो बेस ईयर है उसमें कितना ग्रोथ रेट है। और उस बेस को मानते हुए हर साल जो हम ग्रोथ देखते हैं, हर साल, एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट आती है, दैट इज़ अ नॉमिनल जीडीपी। ये चीज़ ध्यान रखना, नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो हम हर साल निकालते हैं, लेकिन रियल जीडीपी एक बेस ईयर को, बेस ईयर में जो ग्रोथ रेट रही होगी वो रियल जीडीपी कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 2011, मैंने बेस ईयर मान लिया, तो 2011 में जो जीडीपी रही होगी, चाहे वो 10% है चाहे वो 12% है, तो वो जो जीडीपी, दैट इज़ रियल जीडीपी। लेकिन 2011 की जीडीपी को बेस मान के जो मैं और जीडीपीज निकाल रहा हूँ आगे साल में, ठीक है, दैट इज़ अ नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर विच मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इज अ वेटेड एवरेज ऑफ डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई विद अ हायर वेटेज टू डब्ल्यूपीआई। ये बता रहे हैं आपको, जो जीडीपी डिफ्लेटर का काम क्या होता है, ये डिफरेंस निकालता है आखिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल 2011 में जीडीपी थी हमारी 10% की, और 2020 में हमारे कंट्री की जीडीपी हो गई है सपोज 4%, तो कितना डिफरेंस हुआ? 6% का ना। तो ये काम किसका है? ये जीडीपी डिफ्लेटर का काम है, टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये जो डिफरेंस मेजर करता है, ये करता है विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ डब्ल्यूपीआई, होल डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड सीपीआई, सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो एवरेज है उसके बेसिस पर जो है ये जीडीपी डिफ्लेटर काम करता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि आखिर जीडीपी डिफ्लेटर किस के बेसिस पे काम करता है, कौन कौन से इंडेक्स वो इन्वॉल्व करता है अपने कैलकुलेशन में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस टॉपिक में केवल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको मालूम रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन गवर्नमेंट, ऑन लैंडर्स, ऑन बोरोवर्स, ऑन कंज्यूमर्स, ऑन अदर स्टेक होल्डर्स क्या हो सकता है। ठीक है, जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है,
ये सब चीज़ें इसके अंदर टॉपिक के अंदर आई हैं, जो भी वर्ड्स आए हैं इनका जो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो इनका ये वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या होता है, उनका इम्प्लीकेशन क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। चलिए अगला आर्टिकल है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद द माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उन्होंने एग्रीस्टेक बनाया है। एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उन्होंने एक एमओयू साइन किया विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टू स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस, 100 विलेजेस के अंदर, टू क्रिएट अ यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस थ्रू इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। अब इस सर्विसेज में होगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो है एक इंटरफेस बनाने जा रहे हैं, जिसकी हेल्प से जो विलेजेस हैं उसमें रहने वाले फार्मर्स हैं उनके बारे में जाना जाएगा, आखिर जो उनको सब्सिडी मिलती है, जो उनको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, या जो उनके फसलें होती हैं, ठीक, या जो है कितना वो स्पेंड करते हैं फसल के उत्पादन के लिए, कितने डिस्ट्रेस में रहते हैं, कितना जो कैपिटल है वो कम रह जाता है, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो एग्री स्टैक जो है द कलेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेस प्रपोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन द इंडियन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्री स्टैक है वो कलेक्शन है टेक्नोलॉजीज़ का एंड डिजिटल डेटाबेस है वो, जो कि किसका है डेटाबेस, इंडियन फार्मर्स का और एग्रीकल्चर सेक्टर का। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ क्लेम्ड दैट दीज न्यू डेटाबेस आर बीइंग बिल्ड टू प्राइमरली टैकल इश्यूज सच एज पुअर एक्सेस टू क्रेडिट एंड वेस्ट इन द एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में जो वेस्टेज हो रहा है वो, और जो उधार देती है गवर्नमेंट, जो कि लोन प्रोवाइड करती है, क्या उसको किसान को मिल रहा है वो लोन, इस बारे में जानना। अंडर एग्री स्टैक द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा सेट ऑफ फार्मर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप अ फार्मर इंटरफेस फॉर स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर। तो ये आपका कीवर्ड है कि जो फॉर मेकिंग स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको एक इंटरफेस डेवलप करना है। ठीक है, द डिजिटल रिपोजिटरी विल एड प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज सर्विसेज एंड पॉलिसीज़। ठीक है, जो ये रिपोजिटरी बनेगी, डिजिटल इंटरफेस बनेगा, इसकी सहायता से सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं, जो सर्विसेज दी जाती हैं, पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं, वो बेहतर तरीके से बनाई जा सकेगी। ठीक है, तो इसमें जो है एक एफआईडी दिया जाएगा फार्मर को, फार्मर्स आईडी होगी जो कि लैंड रिकॉर्ड से लिंक्ड होगी। ठीक है, और यूनिकली सभी फार्मर्स के पास होगी। इस समय इंडिया के अंदर जो है 140 मिलियन ऑपरेटिंग फार्म लैंड होल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप आराम से याद रख सकते हो। चलिए अगला आर्टिकल है, फुल शिप शॉक ट्रायल। ये क्या होता है भाई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिकन वारशिप थे, उनको बहुत डैमेज हुआ था फ्रॉम एनिमी माइंस एंड टॉर्पेडोज। ठीक है, मतलब पानी के अंदर जो है जो हमला होता है उस वजह से काफ़ी शिप जो हैं डैमेज हुए थे। तो तभी से जो है यूएस नेवी क्या करती है, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वॉरशिप्स होते हैं यूएस नेवी के, उसके आसपास जो है वो ये टॉर्पेडोज या उस पर अटैक कराती है, और देखते कि आखिर हमारे शिप जो हैं, जो यूएस के शिप हैं, वो कितने ज़्यादा मतलब कैपेबल हैं ये इस टाइप के अटैक को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है दैट इज़ अ फुल शिप शॉक ट्रायल। द यूएस नेवी हैज़ सिंस वर्क टू इम्प्रूव द शॉक प्रूफिंग ऑफ देयर शिप सिस्टम टू मिनिमाइज डैमेज फ्रॉम सच नियर मिस एक्सप्लोजन। अगर शिप के पास कोई ऐसा एक्सप्लोजन होता है तो उसमें क्या ये शिप सर्वाइव करेंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे, ये चीज़ देखने के लिए फुल शिप शॉक ट्रायल होता है। इन FSSTs, an underwater explosive charge is set off near an operational ship and system and component failures are documented। बात समझ में आ रही है? The FSST probes whether the components survive shock in their environment on the ship. It probes the possibilities of system failures and large component that could not be otherwise tested। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये जो स्कीम है या फिर ये जो इनिशिएटिव है, ये है UNDP का और OECD का। UNDP में कितने मेंबर्स हैं, OECD में कितने मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
क्या इसका मतलब जो है मेन मोटो है एस्टेब्लिशमेंट का, ये सब बातें आपको पढ़नी है। ठीक है। इंडिया जो है पार्टनर जुरिडिक्शन चूज किया गया था इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। इसमें क्या है, भूटान को हेल्प दी जाएगी फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं फ्रॉम इंडिया या अदर कंट्रीज़ वो भूटान में जाएंगे, वहाँ का जो टैक्स ऑडिट किस तरीके से हो रहा है और जो भी टैक्स कलेक्शन में ग्लिचेस आ रहे हैं उनको रिमूव किया जाएगा, उनको असिस्ट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा आखिर की किस तरीके से आप अपने यहाँ टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव कर सकते हो और कंट्री की ग्रोथ में काम आ सकते हैं ये चीज़ें। तो द फोकस ऑफ द प्रोग्राम विल बी इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। दिस प्रोग्राम इज अनदर माइलस्टोन इन द कंटिन्यूड कॉपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड भूटान रिलेशनशिप। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला आर्टिकल है अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, OSP। जो ये अदर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं OSP, ये BPO के टाइप के ही होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होते हैं, जो वॉइस बेस्ड सर्विसेज देते हैं इन इंडिया एंड अब्रॉड। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है फर्स्ट चॉइस होती है हर कंट्री की टू प्रोवाइड अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है। इंडिया के अंदर जो ये सर्विसेज होती हैं बिजनेस प्रोसेस की, ये बहुत हाई क्लास की हैं। ठीक है। और जो कंट्रीज़ हैं लाइक US एंड UK, वो चाहते हैं कि जो है इंडिया को इस टाइप का काम दिया जाए। तो BPO सर्विस प्रोवाइडर यूजुअली एडमिनिस्टर्स एंड मैनेजेस अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस फॉर अनदर कंपनी। BPO आइदर यूज टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी और अप्लाई एन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इन अ न्यू वे टू इम्प्रूव अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस। ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। चाइना में जो है फर्टिलिटी रेट 2020 में 1.3 चिल्ड्रन पर वुमेन हो गया है, जो कि ये शो करता है कि चाइना में पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है, मतलब कि हाँ भाई ख़त्म हुई है पॉपुलेशन फिर दोबारा आनी है, वो अराउंड 2.5 या 2.2 के आसपास होता है, लेकिन चाइना में इससे कम चला गया है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं इसके अलावा, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट तो जो है पहले ही 1970-80s में ही जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुँच गया था। इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉस्परस स्टेट जो हैं, फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, वहाँ पर तो जो है अभी भी फर्टिलिटी रेट जो है वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है, लेकिन कुछ स्टेट्स लाइक बिहार और यूपी हैं यहाँ पर भी ज़्यादा है फर्टिलिटी रेट। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट लेवल से। तो अगर सर्वे जो हुआ था अभी इंडियन नेशनल फैमिली सर्वे, उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि जो इंडियन वुमेन है वो चाहती हैं कि जो उनके पास एवरेज बच्चे हों वो 1.8, मतलब कि अराउंड 2 बच्चे वो चाहती हैं इस समय इंडिया के अंदर। ठीक है। तो एक्चुअली ये फीलिंग कब आती है, जब जो वुमेन है वो अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, जो ये पॉपुलेशन है वो अपने आप ही कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है, और जो है ऐसा भी होता है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे नीचे पहुंच जाए, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन। तो अगर ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड में जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी ने अभी जो है एक नया तरीका यूज़ किया है अपने मेयर पोल्स के लिए। उसमें वो क्या करेंगे, दैट इज़ अ रैंक्ड चॉइस वोटिंग। इसमें होगा क्या कि सपोज 5 पर्सनस खड़े हैं वोटिंग के लिए, तो हर पर्सन को जो है रैंक दिया जाएगा। जो वोटर्स हैं वो रैंक देंगे, भाई ये 5 वोटर्स हैं, इसको रैंक 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इस टाइप से रैंक दिया जाएगा। ठीक है ना। और उस रैंक के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन किया जाएगा। होगा क्या भाई, जो लास्ट रैंक आएगी, जिसकी सपोज इसमें 5 रैंक दी गई, फर्स्ट रैंक वाले को 50% से ज़्यादा वोट मिले तो इलेक्शन ख़त्म, जो फर्स्ट रैंक वाला है वो विजेता हो गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं, तो उस केस में जो लास्ट वाला पर्सन होगा उसको हटा दिया जाएगा, उसको हटा दो, और इसके वोट्स को जो है बांट देंगे इक्विटेबली हर पर्सन के वोट्स के साथ। फिर चेक करेंगे किसके 50% से ऊपर वोट हुए हैं। जब तक कि हमें विनर नहीं मिल जाता तब तक ऐसा ये चलता रहेगा, और लास्ट में जो है विनर हमें मिल जाएगा। ये है रैंक चॉइस्ड वोटिंग। ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कोविड-19 का, उसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। अब जान लेते हैं ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या होता है। तो ऐसा वेरिएंट, ऐसा मतलब फॉर्म वायरस का जो जिससे ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती हैं, लोग जा सकते हैं अस्पताल के अंदर।
जो न्यूट्रलाइज हो गया है बाय द इफेक्ट ऑफ एंटीबॉडीज़ जो बनी है बॉडी के अंदर, उसका उन एंटीबॉडीज़ का इस वायरस इस वेरिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो दैट इज़ अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है, यूके ने अभी लाइजन ऑफिसर अपॉइंट किया है किसके लिए, IFC-IOR के लिए, इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। अब जान लेते हैं ये IFC-IOR क्या है। ये सेटअप हुआ था 2018 में टू कोऑर्डिनेट विद द रीजनल कंट्रीज ऑन मैरीटाइम इश्यूज़ एंड एक्ट एज अ रीजनल रिपोजिटरी ऑफ मैरीटाइम डेटा। ठीक है, जिससे कि जो मैरीटाइम डोमेन है उसमें अवेयरनेस बढ़ाई जाए। इस समय जो है इसके साथ 21 पार्टनर कंट्रीज़ हैं और 22 मल्टीनेशनल एजेंसीज काम कर रही हैं इस ग्रुप के साथ, और ये लोकेट है गुरुग्राम के अंदर। चलिए अगला आर्टिकल है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अभी और मतलब जो है गूगल को ऑर्डर दिया है या फिर जो उसको बोला है कि हाँ भाई वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं आजकल, एंड्रॉयड बेस्ड टीवी है, एंड्रॉयड जो डेवलपमेंट है किसका, गूगल का। तो गूगल क्या कर रहा है, जो स्मार्ट बेस्ड टीवीज़ हैं जिसमें एंड्रॉयड इनेबल्ड हैं वो, तो उनको जो है कुछ कंपलसरी टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है गूगल कि हाँ भाई आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी है, विच इज़ अनफेयर कंडीशंस ऑन द स्मार्ट टीवी डिवाइस मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है गूगल को मतलब जो है तलब किया है, ये बोलते हैं, या फिर जो है बोला है उसको कि जो है कि इसको अवॉइड किया जाए। चलिए अगला आर्टिकल है सुएज़ कैनाल के बारे में। सुएज़ कैनाल क्या है, ऐसी आर्टिफिशियल कैनाल है जो मैनमेड कैनाल है जो कि जोड़ती है किसको, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। रेड सी आता है अरेबियन सी के पास और ये आता है अटलांटिक ओशन के पास। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप से अगर इंडिया के पास जाना है या साउथ ईस्ट एशिया जाना है या चाइना जाना है तो वो फ्रॉम सुएज़ कैनाल जाएगा, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट रूट होता है ये, और इसकी वजह से जो है क्या हुआ, बहुत लंबा रूट था जो ट्रेड रूट था फ्रॉम यूरोप टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो बच गया था विद द डेवलपमेंट ऑफ सुएज़ कैनाल। ठीक है, आपको ये चीज़ पढ़नी है कि सुएज़ कैनाल के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल के अंदर। अराउंड 12% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इस कैनाल के थ्रू होके गुजरता है। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आज के आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।